हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे MS1 के अंदर जो डिजीज चली हुई है, जो यूनिट 6 है उसकी डिजीज के बारे में। इसका नाम है लंग्स अबसक्त। तो लंग्स अबसक्त जो है वो हमारा कैसी फॉर्मेशन होती है वो हम देखते हैं। तो लंग्स अबसक्त के अंदर इन्होंने बताया है कि ये हमारा एक इन्फेक्शन होता है लंग्स का। लंग्स के अंदर पाए जाने वाला एक इन्फेक्शन है जो कि हमारा लोकलाइज हो जाता है। इसमें पस जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर कहीं डिस्ट्रक्शन हो जाता है टिश्यूज का, तो कहीं भी टिश्यूज का डैमेज हो जाना या किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन हो जाने से हमारा वहां पर पस हो जाएगा, और पस हो जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। और जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको लंग्स अबसक्स बोला जाता है। अगर हम आम लैंग्वेज में बोले तो हमारे लंग्स के अंदर एक फोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो लंग्स का फोड़ा ही इसे बोला जाता है, और ये कॉम्प्लिकेशंस करता है हमारा निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस का के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन तो बढ़ी जाते हैं जब इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये फोड़ा जो है ज्यादा बढ़ भी जाता है, और ज्यादा इसकी एक्यूमुलेशन यानी कि पस वगैरह वो ज्यादा बढ़ जाएगा, और इन्फेक्शन भी और ज्यादा मात्रा में फैल जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन जो इन्होंने दी है उसमें भी इन्होंने यही बताया है कि ये हमारा एक पस का कलेक्शन होता है, जो हमारा जो प्लूरेंट यानी कि लंग्स में पाए जाने वाला जो प्लूरा का जो एरिया होता है उसके अंदर पाए जाने वाला जो मटेरियल होता है वो लोकलाइज हो जाता है लंग्स के एरियाज के अंदर। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर जो डार्क स्पेस है ये हमारा अब्सस का यानी कि फोड़ा हो गया लंग्स के अंदर। जो डार्क स्पेस है वो दिखाई दे रहा है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये अब्सक्स बोला जाता है, और इस ये एक कैविटी भी फॉर्मेट कर देता है हमारा लंग्स टिश्यूज के अंदर। लंग्स टिश्यूज के नेक्रोसिस में ये हमारा क्या करेगा, एक खाली जगह है, मतलब जहां पर भी फोड़ा होगा वहां पर घाव सा हो जाता है, और जो घाव होता है वो वहां पर कैविटी बना देता है। ठीक है, अगर इसके हम कारण देखें तो कारण हमारे सेम वही है जो न्यूमोनिया में होते हैं, वही कारण हमारे इसके लंग्स अब्सक्स के भी रहते हैं। अगर इसमें हम रिस्क फैक्टर देखें तो इसमें कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो लंग्स में नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनमें हमारा आ जाता है सबसे पहले अल्कोहलिज्म की भी। शराब जो है वो ज्यादा मात्रा में पियेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है। अगर दवाइयां ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, डोज जो है ओवरडोज हो रहे हैं, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। अगर ड्रग्स ज्यादा ले रहे हो, अगर सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंटल अगर किसी ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो भी हमारा ये बढ़ सकता है। और एस एरियोस ये हमारा एक जो सेप्टोकोकाई जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। तो ये बैक्टीरिया की टाइप होती है हमारी सीजर डिसऑर्डर। अगर दौरे वगैरह आपको पड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा रिस्क फैक्टर हो सकता है। जनरल एनेस्थीसिया की वजह से भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। और इन्फेक्शन एजेंट जो होते हैं हमारे अलग अलग टाइप के, वो भी इसको बढ़ा सकते हैं। एनारेबिक बासिल्स ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक टाइप का बैक्टीरिया ही है जो कि सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन पे जिंदा नहीं रहता, इसलिए इसको एनएरेबिक बोला गया है। इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, बट ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर से आगे हम देखेंगे इसमें हमारे अदर कोज हैं, और अदर कोज के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें दिए हुए हैं। तो अदर कोज के अंदर अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ जाता है, यानी कि जो हमारी पल्मोनरी होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट फाइबर की वजह से, या एयर एम्बोलिज्म, तो बहुत सारे कई टाइप के जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारी पल्मोनरी के अंदर हो सकती है। मेलिगेंट ग्रोथ इसके अंदर हो जाएगी। मेलिगेंट ग्रोथ यानी कि घातक जो हमारे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है, जैसे कि कैंसर सेल्स वगैरह बढ़ जाना या फिर टीबी वगैरह हो जाना, ये हमारे दूसरे रीजन रहते हैं लंग्स के अपसेट्स को बढ़ाने के लिए। अगर इसमें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे इसके अंदर पसीना बहुत ज्यादा मात्रा में आना, खांसी बहुत ज्यादा मात्रा में होना। ठीक है, और इसमें हेमोपेटाइसिस यानी कि जब आप खांसते हैं तो उसके अंदर अगर ब्लड आता है, ठंड वगैरह ज्यादा लगना, डायजोपिनिया अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्लम्बिंग वगैरह हो जाना, यानी कि आपकी उंगलियां और जो अंगूठे होते हैं उनके जो आगे से जो उंगलियां जो बिल्कुल सिरे से होती है बहुत ज्यादा फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है, और उसकी वजह से जो नेल्स होते हैं वो भी उसके ऊपर फैल जाते हैं, उसको क्लम्बिंग बोला जाता है। और आपका पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाना, प्लूरेंट स्पूटम जो है वो हमारे प्लूरा के अंदर जो है फूड का ज्यादा बढ़ जाना, और ज्यादा फूड जो है स्मेलिंग चीजें यानी कि बदबूदार हो जाना फूड का। ठीक है, फीवर वगैरह बुखार वगैरह आना, प्लूरेटिक पेन यानी कि प्लूरा के हिस्से में होने वाला पेन या इन्फेक्शन की वजह से वेट लॉस होना, वजन घटते जाना। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं जो हमने असेसमेंट के अंदर देखने होते हैं। आगे हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है। हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम क्या देखेंगे, देखना है फिजिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए बोलना है। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा पूरा का पूरा, उसमें हमें पता लगेगा सभी चीजों का। चेस्ट का एक्सरे कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चेस्ट का जो है जो एसिकुलेशन एस्ट्रोकुलेटेशन जो कराना वो जरा ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि चेस्ट की हमारी जो साउंड है, जो भी कंडीशन है, वो सारी की सारी जो स्टेथोस्कोप से जो चेक कराई जाती है, तो वो सारी की सारा एग्जामिनेशन जरूरी होता है। हिस्ट्री कलेक्शन जरूरी होता है इसमें, सारा का सारा पिछला जानना कि भाई पहले उसे कब कितनी और कैसी बीमारी रही है, किस प्रकार की चोट इंजरी उसे लगी है। ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन में सारी चीजें लेनी है। स्पूटम जरूर टेस्ट कराना है कि बलगम जो है वो किस टाइप का बलगम है, किस टाइप का पस है, और कैसी इन्फेक्शन का है वो। ठीक है, और ब्रेकियोस्कोपी करानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसमें हमारा अगर हम कॉम्प्लिकेशन देखें, कॉम्प्लिकेशन हमारे कब होंगे, जब एम्फीमा हो जाएगा। एम्फीमा क्या हो जाता है, एक तरीके का जो पस होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाना, कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। और ब्रेकियो प्लूरल्स फेस्टुला, तो हमारी जो प्लूरा का जो एरिया होता है वहां पाई जाने वाली जो ब्रांचेस होती है वहां के फेस्टुला में, फेस्टुला की अगर कंडीशन हो जाती है तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लिकेशन माना जाता है इसके अंदर। तो ये तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस तक थे यहाँ पर। अब हम देखेंगे इसमें आगे
तो वही इसमें हम देखेंगे आगे अपनी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट होती है हमारी सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें सबसे पहले दिया है एंटी माइक्रोबल थेरेपी। तो जब हम मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे पेशेंट को तो सबसे पहले माइक्रोब जितने भी सूक्ष्म जीव है उनकी रोकथाम के लिए जो थेरेपी दी जाती है वो देनी जरूरी होती है 6 से 8 हफ्ते। ठीक है, दूसरा इसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी करानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तीसरा हम मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे पोस्चरल ड्रेन्स जो होते हैं शुड बी गिवन। तो पोस्चरल ड्रेन्स जो होते हैं यानी कि जो सेक्रेशंस की जो चीजें होती हैं वो अच्छी तरीके से कराना और वो अच्छी तरीके से देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसमें हमारी ब्रोंको डायलेटर जो चीजें दी जाती हैं, जो भी जिस भी तरीके के ड्रग्स दिए जाते हैं यानी कि ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए, फैलाने के लिए, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं चीजें उनको फैलाने के लिए दिए जाते हैं ब्रोंको डायलेटर। और हमारे म्यूकोलाइस्टिक दिए जाते हैं, वो हमारे लिक्विड बनाया यानी कि सेक्रेशन जो होता है उसको लिक्विड बनाना। म्यूकोलाइटिक दिए जाते हैं जैसे कि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया यानी कि स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है तो उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना, उसको पतला बना देना ताकि अच्छे से उसका सेक्रेशन हो जाए, अंदर किसी चीज का ठोस हो जाना और फिर उसका लिक्विड फॉर्म में बनाना और फिर उसका सेक्रेशन कराना बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये हमारी जो चीजें होती हैं ये हमारे म्यूकोलाइस्टिक के अंदर आती हैं। अब इसमें देखा जाए, इसमें नोट्स दिया है इसमें कि मोस्टली हमारे पेनिसिलिन विद द हमारे मेट्रोनिडाजोल इज यूज। तो इसके लिए हमारे जो मोस्ट कॉमन जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो हमारे पेनिसिलिन से यूज किए जाते हैं और उसके साथ में किया जाता है हमारा जो मेट्रोनिडाजोल जो होते हैं। इस तरीके के ड्रग्स जो हैं वो हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन अगर हम देखेंगे तो इसमें पेशेंट का सर्जिकल इंटरवेंशन हमारा जब होगा जब फेल टू रिस्पॉन्स ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द सस्टेन हेमरेज एंड द सस्पेक्टेड ट्यूमर्स। तो इन्होंने बताया है कि जब सर्जिकल इंटरवेंशन जब होगा, जब पेशेंट को जो नॉर्मल हमारी मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट और जो थेरेपीज और जो और ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, जब पेशेंट को किसी भी तरीके से रिलैक्स नहीं मिलता है तो उसको क्या दिया जाता है, सर्जिकल जो इंटरवेंशन है वो दिया जाता है। तब ऑपरेशन वगैरह जाकर के उसका किया जाता है। और ऐसा तब होता है जब उसकी ब्लीडिंग वगैरह अगर नहीं रुक रही है या फिर ट्यूमर वगैरह जो है वो सस्पेक्ट हो गया यानी कि एक बड़ी बीमारी जो है उसमें उसके अंदर एक बड़ा इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है, तो फिर हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जब ये हमारी मैनेजमेंट है जो मेडिकल मैनेजमेंट है, नेक्स्ट जो मैनेजमेंट आती है हमारी इसके अंदर वो आ जाएगी हमारी नर्स, जो हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो नर्स होती है वो किस तरीके से ध्यान रखेगी पेशेंट का। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी चीजें आएंगी इसमें आ जाएगी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कराना, आपने एंटी माइक्रोबल एजेंट प्रेस्क्राइब किए गए हैं तो आपने माइक्रो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोकने के लिए जो सारी के सारे चीजें आपने उस पेशेंट को प्रोवाइड करानी। दूसरा आपने असिस्ट करना है पेशेंट को, पेनफुल जो एरिया होते हैं, कफ हो रहा है, डीप ब्रीदिंग सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, इफेक्टिव लेस्टर्मेटिक जो कफिंग जो है मतलब कि जो भी चीज है वो खांस रहा है, उसे दर्द हो रहा है, उसे चेस्ट पेन है, तो सारी की सारी चीजें आपने असिस्ट करनी है कि भी पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितना कफ बलगम किस तरीके से क्या हो रहा है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में होता है उन सभी चीजों का आपने निवारण करना होता है। ठीक है, उन सभी चीजों का सोल्यूशन आपने करना होता है। आपने वी शुड एवुलेट इफेक्टिवनेस पेन कंट्रोल, तो आपने दर्द निवारक या दर्द को रोकने के लिए सारी की सारी इफेक्टिवनेस चीजें आपको पेशेंट को प्रोवाइड करानी है, मेडिकेशन करनी है और कंट्रोल करना है पेशेंट के पेन को, जिस भी तरीके का पेन पेशेंट को हो रहा है आपने उसको रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है आपने मेंटेन करना है कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। फॉलोवर पोजीशन कर सकते हैं, सेमी फॉलोवर पोजीशन जो वो दे सकते हैं आप पेशेंट को, क्योंकि आप फिर किस चीज को प्रमोट करोगे, इसमें जो प्रमोट होगा वो हमारा मैक्सिमल जो हमारा इंस्पिरेशन होगा वो इंक्रीज होगा हमारे लंग्स के एक्सपेक्शंस का, कि आप अपने सेमी फाउलर पोजीशन या जो भी जो फाउलर पोजीशन आप देते हैं तो उसमें पेशेंट जो है कंफर्ट से लेटेगा, आराम से लेटेगा और उसमें जो लंग्स के अंदर आने जाने वाली जो एयर है, लंग्स का जो एरिया है वो अच्छी तरीके से रहेगा और जो ब्रीदिंग जो होती है वो भी उसकी कंफर्टेबल होगी, तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या प्रोवाइड कराना, आपने एसेस करना है रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सांस लेने की जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जितना भी होता है उसको एसेस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट और इलाज करेंगे। उसके सुप्रोमेट्री टेस्ट होते हैं, चेस्ट की जो फिजियोथेरेपी होती है, इस तरीके के ट्रीटमेंट आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये चीजें आप जो नर्स होती है, नर्स को इस तरीके की मैनेजमेंट में ध्यान देना है, पेशेंट की हर तरीके का कंफर्ट और उसके पेन का निवारण करने के लिए आपने देखना है। अब आप जब आपने मैनेजमेंट दे ही दी है तो उसके बाद आप करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो डायग्नोस जब आप करेंगे तो आपने उसके अंदर कौन कौन सी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले प्लेरिटिक पेन देखोगे कि लंग्स के अंदर पाए जाने वाला जो प्लूरा एरिया होता है उसके अंदर किसी प्रकार का दर्द, उससे रिलेटेड कफ वगैरह होना और इंजरीज लोकलाइज होना या फिर लंग्स से, और हमारा पेरिकार्नियमा का जो लंग्स के अंदर पाए जाने वाला जो एरिया होता है जो हमारा पेरिकाइमा बोला जाता है उसके अंदर किसी प्रकार की चोट, कोई कफ होना और जो हमारा प्लूरिटिक पेन हो, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपने डायग्नोज करनी है सारी की सारी। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया इनइफेक्टिव एयरवे देखना, आपने क्लियरनेस देखनी है, उससे रिलेटेड स्पूटम प्रोडक्शंस देखना है, फ्लोरेंट और ब्लड स्पूटम देखना है। तो आप जब डायग्नोज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहाँ जो पेशेंट जब सांस ले रहा है तो उसे कितनी दिक्कत हो रही है, उसका जो सांस लेने का जो एरिया है, जो नलियां है वो साफ सुथरी है, उसमें किसी तरीके का स्पूट, बलगम और पस वगैरह तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर बलगम हो रहा है तो बलगम के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने डायग्नोज करनी है। ठीक है,
आगे आपने करना डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर नीड्स। तो आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि जो पेशेंट है उसको बीमारी और उसकी बीमारी की जो कंडीशन है, जो उसका इलाज चल रहा है, या सेल्फ केयर जो करने की उसे जो जरूरत है, उन सभी की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे एजुकेट करेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है। तो एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस से, और उसके अंदर एक एंजाइटी, एक बेचैनी हो सकती है अपनी बीमारी के प्रोसेस को लेकर के, कि भी मुझे कैसी बीमारी है, कितने दिन में ठीक होगा या नहीं भी होगा, या मेरी बीमारी कितने लंबी चलने वाली है। ठीक है। तो ये सारी एंजाइटी होती है अपनी डिजीज प्रोसेस को लेकर के, दवाइयों के प्रोसेस को लेकर के, सर्जिकल प्रोसेस को लेकर के। तो वो सारी चीजें आपने हील करनी है, उसकी आपको पेशेंट को समझाना है, आपने